उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे जनाब MD-CAT FLT सेकंड, तो इसकी डिस्कशन करते हैं। सो जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है वो बतानी हमने। तो जनाब डेल्टा इसमें इनकरेक्ट है। इसमें पूछ क्या रहे हैं डेल्टा में, देखिए जैसे PbCl2 है और PbCl4 है ना, तो अब जितना किसी की पोलराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग इफेक्ट ये होता है कि पॉजिटिव आयन का अपने नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ये होती है पोलराइजिंग इफेक्ट। तो लेड+4 का पोलराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जब ये क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसमें शेयरिंग शुरू हो जाएगी और ये कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो जाएगा। तो इसमें कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। तो जितना किसी का पोलराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा कोवलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा। और पोलराइजिंग इफेक्ट होता है कि पॉजिटिव आयन की नेगेटिव आयन को के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और बाकी सब ऑप्शन ठीक है। डेल्टा हो गया जी फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सही बात बताएं। तो जो इसमें चार्ली है, जो एसिड हेलाइड होते हैं, यानी जैसे अल्काइल क्लोराइड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से। तो दे आर मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। इसलिए आमतौर पे अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करने हो तो पहले उन्हें अल्काइल हैलाइड में चेंज करते हैं। कौन है जी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है डैनियल सेल। और डैनियल सेल जो है वो किसे कहते हैं? जिंक कॉपर सेल को। बाकी सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। डाउन सेल सोडियम की प्रेपरेशन के लिए, नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन के लिए, इसी को डायाफ्राम सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट है? तो जनाब इसमें जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, आर कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट। नहीं, ये जो थर्ड ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ना, इनको कहते हैं ब्रिजिंग ग्रुप। देखो जैसे हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जैसे इधर है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो एलिमेंट है ना जो डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम है, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये जो ब्रिलियम और एल्यूमिनियम है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये बोरॉन और सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट हैं जो डायगोनल पे प्रेजेंट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी भी है, इनको कहते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट। ब्रिजिंग एलिमेंट तो ये वाले एलिमेंट। और भाई यही एग्जांपल है हमारी बुक में, इसके अलावा नहीं है, फोर्थ ग्रुप से आगे जाती भी नहीं है। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जो कि डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड से होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन अ डायगोनल, तो ये इसलिए इस पर जो ऑप्शन है ना बीटा, वो इनकरेक्ट है। तो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या जिस पे लोन पेयर हो। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अल्फा में ना ईथेन जो है वो ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ईथीन जो है ना जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। बाकी ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी ऑप्शन को देखेंगे तो जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बीटा भी हो जाएगा, चार्ली भी हो जाएगा। और जो डेल्टा है तो डेल्टा में वो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, अमोनिया के पास लोन पेयर है इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है।
क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये बात हो रही है कि ये एसिटिक एसिड है और इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो जितना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें आयोडीन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये लेस एसिडिक भी होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उतना ज़्यादा एसिडिक होता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये है कि जनाब रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन ये है कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। देखो जब एक्सप्रेशन लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो सॉलिड को कभी नहीं लिखते। सॉलिड, प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर कभी नहीं लिखा जाता। तो इसमें फिर ये होगा कि ये हो जाएगा हमारे पास CO और CO और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 और ये है CO2। ये इसका जो है ना वो एक्सप्रेशन जो है ना, अच्छा तो ये हो जाएगा। प्योर सॉलिड को, प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। तो इसमें ना अब हमें वो ये कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का जनाब और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिस्पेक्टिवली वो है 2 और 4। तो पार्शियल प्रेशर मतलब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कितनी है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो है 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड है 2, तो 16/2, तो सब इसका आंसर आ गया 8। तो ये इसके यानी पार्शियल प्रेशर को इनके मोल्स कंसिडर कर लें। और फिर याद रखिएगा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड को नहीं लिखते। क्वेश्चन 7 का आंसर हमारे पास हो गया बीटा सर। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी बात इसमें गलत कही गई है। तो गलत इसमें ये कही गई है अल्फ़ा। अल्फ़ा में क्या कहा गया, ये अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नहीं होते हैं। जो है ना बीटा एल्डिहाइड कीटोन उनमें होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो होते हैं चार्ली बेंजीन उसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो होता है डेल्टा ईथीन वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो बाकी सब ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप किसी मालिक्यूल में इकट्ठे मौजूद हों तो किसको प्रेफर करेंगे नेमिंग में। तो अल्फ़ा है जी सही ऑप्शन, क्योंकि अगर किसी मालिक्यूल में एल्डिहाइड भी हो, किसी मालिक्यूल में अल्कोहल भी हो, किसी मालिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो, तो सबसे प्रेफर करते हैं एल्डिहाइड को, फिर करते हैं OH को और फिर एल्कीन को सबसे आखिर में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिड्यूस, कार्बोनाइल ग्रुप है और कह रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करनी। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन के लिए यूज़ होता है NaBH4। चार्ली आंसर हो जाएगा। जो अल्फ़ा है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए यूज़ होता है LiAlH4 और उसमें फिर वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है सेम कार्बन का जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं। और ये जो N2H4 और KOH हैं ये यूज़ करते हैं रिडक्शन के, इसमें कार्बोनाइल की रिडक्शन के लिए, लेकिन ये उसे एल्केन में चेंज कर देता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप को एल्केन में चेंज करने के लिए है। और HI जो है ना ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करता है लेकिन ये उसको एल्केन में चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करे और उसे अल्कोहल में चेंज कर दे। तो वो जनाब हमारे पास जो है ना वो NaBH4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो यार फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को अगर कंपेयर करें ना तो ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है और अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो डिक्रीज करती है।
तो इसका मतलब पहले ग्रुप की एलिमेंट जो है हाइड्रोक्साइड वो ज़्यादा बेसिक है सेकंड ग्रुप से, एक बात। और फिर ग्रुप में जितना नीचे जाएंगे उतने ज़्यादा बेसिक है। तो पहले तो दूसरे ग्रुप के तो हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है, वो तो निकल गया मैग्नीशियम। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे नीचे है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इसलिए इसका आंसर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर जनाब है हमारे पास, अब जो हम कर रहे हैं 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा ये तो हाँ 12, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ फोर्थ ग्रुप तक बढ़ता है फिर डिक्रीज करता है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1 से लेके 4 तक इंक्रीज करता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, और फिर फर्दर आगे जाएं तो डिक्रीज करता है। तो फिर फोर्थ ग्रुप में कार्बन है, या कार्बन गिवन है जनाब, तो डेल्टा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में एथेनॉल जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। एथेनॉल को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं 180 पे तो एल्कीन बन जाती है भाई, और अगर इसको करें 140 पे तो फिर ईथर बन जाता है। तो फिर यहाँ पे 180 दिया हुआ है और 180 पे ईथीन बनेगी, 2 कार्बन है ना इसमें, तो 2 कार्बन वाली ही एल्कीन बनेगी। तो ये जनाब हमारे पास फिर आंसर हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। फर्स्ट ग्रुप के याद रखो जो हाइड्रोक्साइड हैं ये स्टेबल होते हैं और ये हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते, तो दे डू नॉट डिकम्पोज। सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये डिकम्पोज करते हैं, तो लिहाजा 14 जो है उसका बीटा होगा, वही डिकम्पोज करेगा, फर्स्ट के तो करते नहीं है। 15, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही, और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम जो है ना वो याद रखें इस तरह से होती है। उसमें ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसको जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड की E1 कही है, और जो बैक रिवर्स है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को E2 कहा है। और पूछ क्या रहे हैं, तो रिलेशन क्या है, तो E1 जो है ना वो ज़्यादा होगी E2 से, तो E1 यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है E2 से, सो ये बनेगा चार्ली। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस पीरियड वो सेम रहता है, क्योंकि अक्रॉस पीरियड में शेल सेम रहते हैं। तो जब पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हैं शेल सेम रहते हैं, शेल सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है जब शेल ज़्यादा हो। तो 16 का आंसर जो है ना वो डेल्टा हो गया। ग्रुप में शेल ज़्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करेगा, तो जनाब कौन नहीं शो करेगा, यहाँ पे ना चार्ली। सिस ट्रांस इसलिए C2Cl4, उसकी वजह ये है कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म करने के लिए एक तो डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ना 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है बल्कि सेम ग्रुप अटैच है, तो इसलिए यहाँ नहीं होगी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 में ये है कि फिनोल से बेंजीन जब बनानी है, तो फिनोल है ये, इससे जब बेंजीन बनानी है जिंक से रिएक्ट करेंगे, और जिंक से रिएक्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो जिंक जो है ना मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो ये किसी की रिडक्शन करती, रिड्यूसिंग एजेंट होती है जो किसी की रिडक्शन करे। खुद देखो ना ऑक्सीडाइज होगी, खुद ऑक्सीजन से मिल गई, हाइड्रोजन वापस यहाँ पे आ गई है तो ये बेंजीन बन गई, तो ये रिडक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बीटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर है, कॉपर प्रैक्टिकली बस यही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैसे हमारी बुक में कॉपर
मैंगनीज और आयरन के लिए लिखा हुआ है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली सिर्फ कॉपर जो है ना वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ स्लोप। ये जब आर्हीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें एक टर्म आती है स्लोप। तो जो स्लोप के यूनिट्स हैं ना वो वही होते हैं जो टेम्परेचर के होते हैं। तो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं केल्विन, तो इसके यूनिट भी केल्विन होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा अल्फा। 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डेल्टा इनकरेक्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप ना, टॉप टू बॉटम। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप लिस्ट में इंक्रीज करता है, लिहाजा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो यहाँ लिखा होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, नहीं, लिस्ट में ना ऊपर से नीचे आते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो 22, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद HBr ओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल। देखो इसमें चार्ली है, उसकी वजह ये है 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन। तो अगर इसकी नंबरिंग कर लें, ये इस तरह से नंबरिंग कर लें, तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे कर दें कार्बन के हाइड्रोजन के ज़रिए से। तो जब ये ऐसे करेंगे तो 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन है। अब ये देखो इसमें ना हाँ यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगी। तो ये जो है ना, अब मार्कोनिकॉफ रूल तब अप्लाई होता है जब वो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो। तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 वाले के पास, 3 वाले के पास 1 है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। और यहाँ जब रीजेंट से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन उसके साथ ऐड होगी, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। तो बाकी जितनी ऑप्शन है ना उनमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एक जैसे होंगे, दोनों के साथ हाइड्रोजन एक जितनी होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी, वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। सेकेंड ग्रुप में अगर बात करें तो सेकेंड ग्रुप में ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो यार जो ब्रिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड है ना ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो ब्रिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सॉल्युबल है। तो ब्रिलियम तो गिवन नहीं है, या मैग्नीशियम गिवन है, लिहाजा आंसर हो जाएगा अल्फा। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 पे देखें, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कम किसकी है? तो ये सब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और आयनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड होता है, कई दफ़ा हम इसे बढ़ चुके हैं, जितना कोई लेफ़्ट पे होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, राइट साइड पे जाके ज़्यादा हो जाती है। इसमें सबसे लेफ़्ट पे अब आ गया ब्रिलियम और बोरॉन। तो यार ब्रिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन है, तो इसमें ब्रिलियम के मुकाबले में बोरॉन की कम होती, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बोरॉन। या आप ऑर्डर याद रखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना सेकंड पीरियड की विद एक्सेप्शंस याद हो जाएगी। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड। तो देखो यार दो चीज़ें होती, एक होता है मिक्सचर, एक कंपाउंड। मिक्सचर उसे कहते हैं जिसकी कंपोजिशन वेरी कर सके, और कंपाउंड की कंपोजिशन वेरी नहीं करती है। मतलब जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर को जब भी बोलेंगे उसका फार्मूला H2O ही होगा हमेशा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे मार्स है, चाहे मून है। तो वाटर जब भी कहेंगे तो उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। ये है कि कंपोजिशन वेरी नहीं कर रही, ये कंपाउंड होता है। जिसकी कंपोजिशन वेरी कर जाए ना वो मिक्सचर है। तो इसमें एयर की कंपोजिशन वेरी करती है, अगर एल्टीट्यूड चेंज हो जाए तो एयर की कंपोजिशन वेरी करती है, थिन होती जाती है ऊपर जाते हुए। स्टील एक अलॉय है, मिक्सचर है, BCO किस्म के स्टील हैं। और मिल्क की भी कंपोजिशन वेरी करेगी, अलग अलग सोर्सेज से अगर मिल्क लेंगे तो उसमें फ़ैट, प्रोटीन अलग होंगे। प्रोटीन एक कंपाउंड है यहाँ पे, उसमें कंपोजिशन वेरी
उस नहीं करती, तो मतलब एक प्रोटीन जो है ना, ओहो, तो बाकियों की कंपोजिशन वेरी करेगी। तो जनाब उसके बाद द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम है तो इसका मतलब 32 से डिवाइड करो तो 0.5 मोल हो गए। और हीलियम के हैं 2 ग्राम, तो हीलियम जो है ना वो 2 ग्राम है, 4 से डिवाइड करेंगे ये 0.5 मोल हो गया। तो अब ये टोटल हो गया 1 मोल, और 1 मोल गैसेस हैं और एसटीपी पे मौजूद हैं, तो इनका वॉल्यूम 22.4 dm³ हो जाएगा। तो ये 26 का जो आंसर है वो फिर डेल्टा हो जाएगा, dm³ या लीटर एक बात है। 27 द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, प्रोपीन है यार, तो ये प्रोपीन है यानी एक एल्कीन है, इसमें HBr ऐड करना है। देखो HBr ऐड करें या कोई और, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कोई चीज़ रीजेंट ऐड करते हैं ना, तो पहले हमेशा पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है, पहले हमेशा पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है। इसलिए इसके एल्कीन और एल्काइन के एडिशन रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले नंबर पे पॉजिटिव ऐड होगा और HBr में पॉजिटिव H+ है, तो ये डेल्टा हो गया। 28 में अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एसिड कौन है, AlCl3। यार लुइस कॉन्सेप्ट जो है ना, इसके मुताबिक एसिड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं ना, उनके जो कंपाउंड हैं BCl3, AlCl3, इस तरह के जितने भी हैं BH3 वगैरह, ये सब एसिड है, क्योंकि दे हैव अ रूम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एंड देयर इज़ रूम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा। तो इसमें जनाब फिर AlCl3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर था ये 28, तो AlCl3। 29 व्हेन ईथीन इज पास्ड ओवर सिल्वर ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। ईथीन रिएक्शन एक पूछा सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में करते हैं जब इसको, तो यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाता है, तो ये इथिलीन इपॉक्साइड जो है ना वो हमारा बन जाएगा। तो ये चार्ली है। 30 में है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SN2। तो SN2 जो है ना ये सिंगल स्टेप होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन करते हैं, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन करते हैं, इसमें हैलोजन की प्रेजेंस में ही अटैक हो जाता है और ये 1 स्टेप रिएक्शन है। तो ये बात इसके बारे में दुरुस्त है। और फिर इसमें एक ही स्टेप है, इसी में प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों मालिक्यूल्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बाकी बातें गलत है। चार्ली ठीक है। 31, तो 31 में है द सब्सटेंस डज नॉट फॉर्म हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म यानी आइडो फॉर्म, हेलो फॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। आइडो फॉर्म रिएक्शन कौन नहीं करेगा, बीटा नहीं करेगा। एल्डिहाइड जितने भी हैं उन एल्डिहाइड्स में से ओनली एसिटल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन। एक ही एल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन दे सकता है और उस एल्डिहाइड का नाम है एसिटल्डिहाइड। कोई और एल्डिहाइड जो है ना वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। कीटोन में जितने भी 2 ओन हैं, 2 ब्यूटानोन, 2 पेंटानोन, जितने 2 ओन हैं सब ये टेस्ट देते हैं। एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है और सेकेंडरी अल्कोहल में से जितने 2 ओल हैं वो ये टेस्ट देते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल में से एक मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल जो ये टेस्ट देता है, बाकी कोई टेस्ट नहीं देते। 32, तो 32 में क्वेश्चन है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल किसके तहत होती है जी। सबके ज़रिए
ये सारे रूल अप्लाई होते हैं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना उनको हम फिल करते हैं। और वो प्रिंसिपल कहता है पहले कम एनर्जी फिर उससे ज़्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करें। पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर्ट्ज़ रूल कहता है कि अगर एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग प्लेस करें। सब रूल अप्लाई होंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो कहते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस। फैसला किससे होता है जी? जो फैसला होता है जी इससे होता है, डेल्टा जी से। डेल्टा जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी, डेल्टा जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, तो रिएक्शन जो है ना उसे हम कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस तब होता है जब ये डेल्टा जी नेगेटिव हो, तो डेल्टा आंसर होगा इसका 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट और जो है वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों मैक्सिमम होती हैं। 35 रिएक्शन है और कहते हैं केपी और केसी में रिलेशनशिप बताओ। देखो रिलेशनशिप ये होता है कि केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट के टोटल मोल। क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें प्रोडक्ट के मोल हैं 2 टोटल और रिएक्टेंट के हैं 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो ये बन जाएगा के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी -1, ये हो जाएगा। तो 35 जो है ना इसका आंसर फिर हमारे पास चार्ली हो जाएगा। तो 36 द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रखिए कि अगर सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में सेकेंड ग्रुप तक कंडक्टिविटी बढ़ती है मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज करती फर्दर आगे। और अगर थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड ग्रुप तक जो है ना वो कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और उसके बाद फिर डिक्रीज करती है फर्दर। तो इसमें ये एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, तो इसमें थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम की जो है ना तो सेकंड पीरियड में सेकंड ग्रुप तक और थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप तक बढ़ती है कंडक्टिविटी। इसके बाद जनाब क्वेश्चन है हमारे पास 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है ना वो मोर बेसिक हैं सेकंड ग्रुप से, तो ये मोर बेसिक है और ये लेस बेसिक है। तो मतलब इस तरफ बेसिसिटी डिक्रीज करती, और अगर डाउनवर्ड मूव करें तो बेसिसिटी इंक्रीज कर जाती। तो अब इसमें 2 एलिमेंट तो सेकंड ग्रुप के हैं और 2 एलिमेंट जो है ना वो फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो फर्स्ट ग्रुप मोर बेसिक है, उनमें से जो डाउन द ग्रुप है वो मोर बेसिक होगा। तो जो बेसिसिटी है वो डाउनवर्ड इंक्रीज करती, पोटेशियम ज़्यादा बेसिक है। तो 37 में अल्फा हो जाएगा। 38 रिएक्शन है, हाइड्रोजन है और ये वाटर बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन में ये है कि इसके हैं 10 मोल्स और इसके हैं 6 मोल्स। अगर आप देखो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का तरीका ये बताया था, जो मोल्स गिवन होते हैं ना उनको इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन में जो उसका कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो। इसके जो मोल गिवन है इसका जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, जिसका आंसर कम आ जाए। जो मोल गिवन है ना रिएक्टेंट्स के, H2 के जो मोल है उसे H2 के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लो, O2 के मोल्स को O2 के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लो, जिसका आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और प्रोडक्ट का फैसला फिर अब लिमिटिंग रिएक्टेंट करता है। तो इसके 2 मोल है तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। क्वेश्चन में इसके कितने मोल हैं? 10 मोल, तो लिहाजा इसके भी 10 मोल बनेंगे।
तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो फिर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसके जितने मोल हाइड्रोजन के हैं इक्वेशन में उतने मोल वाटर के बनेंगे। ये 10 मोल है तो वो भी 10 मोल बनेगा। तो 38 अल्फा हो जाएगा। और 39 देखो, 39 में विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो चार्ली इनकरेक्ट है सर। मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एटम एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे नोबल गैसेज हैं, उनके एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और कोई एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो चार्ली गलत है। 40 में जो है वो हो जाएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विच कंटेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। मीथेन है जी, मोल हमने मालूम करने और कार्बन के ग्राम्स देखने हैं। तो ये अगर 1 मोल हो, फार्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कार्बन है 12 ग्राम। तो यार अगर ये 6 ग्राम लेना हमने कार्बन, जैसे 3 ग्राम जैसे क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हो गया। तो मोल को भी 4 से डिवाइड कर दो। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 मोल बनेंगे। यानी अगर हमें 3 ग्राम कार्बन चाहिए, पहले रिलेशनशिप सेट कर लिया नोन और अननोन में। अननोन को राइट हैंड साइड पर रखते हैं, तो मोल मालूम करने थे। तो फार्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मोल अगर ये है तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 ग्राम है। अगर हम ये 12 की बजाय 3 ग्राम चाहिए, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो गया। सिर्फ 4 से डिवाइड किया तो 0.25 मोल हो गए। 40 का आंसर हो गया डेल्टा सर। 41, तो 41 जो है इसमें ये हो जाएगा 41 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें आइसोटोप्स की बात हो रही है, बीटा करेक्ट है। टिन के आइसोटोप 11 होते हैं, और जो अल्फा है ना कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि ये जो बात है जैसे हाइड्रोक्साइड है, जैसे फास्फेट है, जैसे क्लोरेट है, जैसे नाइट्रेट है, यार इसकी बहुत एग्जांपल है। तो ये यहाँ लिखा है कम एग्जांपल है, नहीं नेगेटिव आइन जिनमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद हों उनकी एग्जांपल बहुत है। और जो चार्ली है इसमें जो ऑड वाली चीज़ें होती हैं ना वो कम होती हैं। तो जिनमें ऑड एटॉमिक नंबर उनके आइसोटोप कम होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उनमें मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, नहीं मोर देन 2 नहीं होते हैं। और डेल्टा भी गलत है, इवन वालों को तो आइसोटोप बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। 42 में कहते हैं कौन सी इक्वेशन है जो इस आइडियल गैस जिसे ओबे नहीं करेगी। चार्ली नहीं करेगी। चार्ली जो है वैन डर वाल इक्वेशन है, और वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो तो यूज़ ही नॉन आइडियल गैस के लिए होती है। ये यूज़ होती है नॉन आइडियल गैस के लिए। वैन डर वाल इक्वेशन नॉन आइडियल गैस के लिए यूज़ होती है। 43 विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में गलत बात क्या है सर। तो डेल्टा गलत है। एल्काइल हैलाइड जो है ना वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं करते हैं। एल्काइल हैलाइड जो हैं ये दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो 44 NaCl के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, ये ऐसे अगर बनाए ना तो इसे कहते हैं कि ये एक यूनिट सेल है। इसमें 4 सोडियम आइन होते हैं, 4 क्लोराइड आइन होते हैं, और 4 सोडियम आइन 4 क्लोराइड आइन, और अगर 4 कॉमन ले लें तो 4 NaCl हो गए। और ये जो NaCl है इसे फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो इसमें जो है ना 4 फार्मूला यूनिट है। सो आंसर हो गया बीटा। और क्वेश्चन नंबर 45 सर। 45 में ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज स्मॉलर लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी जो है उस लेटिस एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द चार्जेस। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा, अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है ना इसमें सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो ये हैं। तो पॉजिटिव एंड सेम है, तो पॉजिटिव चार्जेस तो सेम है, सब पे +1 -1 है, पॉजिटिव एन भी सेम है। तो जितना नेगेटिव आयन का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा ना उतनी लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी,
क्योंकि साइज़ के ये इन्वर्स है। सो ये सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा सर। इसके बाद है 46। तो 46 में क्वेश्चन है, इन अ सिस्टम 50 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब। देखो यार, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है Q + W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उन्होंने हमसे पूछी है, हीट अब्सॉर्ब हुई है 50, सिस्टम ने वर्क किया है 10 जूल के इक्वल, और जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 40 जूल हो जाएगी। तो 40 चार्ली हो जाएगा 47। तो 47 जो है ना, इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। डिक्रीजिंग का मतलब पहले ज़्यादा वाली एनर्जी लिखें, फिर कम, फिर कम। तो चार्ली ऑप्शन बनेगा। कैलोरीज जो होता है 1 कैलोरी 4.184 जूल के इक्वल होता है, फिर और अर्ग उससे भी कम होता है, क्योंकि 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। तो ये ऑर्डर बनेगा इसका। 48 में थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद, या थर्मोडायनेमिक्स जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को डील नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन से ताल्लुक है केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो केमिकल काइनेटिक्स जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को डील करती। 48 का फिर बीटा हो गया। तो वो बताना ये था कि भाई कौन रेट से मुतल्लिक बात नहीं है। बाकी स्पॉन्टेनियस, हीट ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी सब थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग में आते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाइड्रोजन की कितनी है? तो ये 218 है जनाब, यानी ये याद रखनी पड़ेगी। ये भी याद रखो एटमाइजेशन होती क्या है। एटमाइजेशन ये है कि जब 1 मोल गैसियस एटम बने और एलिमेंट से बने। 1 मोल किसे होना चाहिए? इसे जिसके एटम बन रहे हैं 1 मोल एटम बने, गैस स्टेट में बने, अपने एलिमेंट से बने। तो इसकी वैल्यू 218 है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं इसे। आंसर हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे जो है ना इसमें ज़्यादा है, लार्जेस्ट। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? देखो इसमें बेंजीन है, और C2H2 का मतलब है इथाइन, और C2H4 का मतलब है ईथीन, C2H6 का मतलब है एल्केन है। तो एल्केन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती, और फिर एल्कीन होती, और फिर एल्काइन होते हैं, और बेंजीन जो होती है ना वो इन दोनों के दरमियान में आ जाती है। तो क्योंकि उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना वो सिंगल और डबल के दरमियान आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? एल्केन की है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा चार्ली। और 51, अगर कॉपर की स्ट्रिप डालेंगे, ऐड कर देंगे फेरस सल्फेट में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी। उसकी जगह कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आयरन से नीचे है। एक मेटल किसी दूसरी मेटल को रिप्लेस कर सकती है। अगर आयरन होता ना वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता था। कॉपर चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिस्ट में नीचे है, तो जो मेटल आयरन से नीचे है, जो मेटल लिस्ट में नीचे होगी वो ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगी, लिहाजा ये नहीं होगा जी। तो डेल्टा हो गया फिर इसका आंसर। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। 52, तो 52 में जनाब अब कहते हैं चार्ज बैलेंस करें। तो देखिए 2 क्रोमियम है प्लस 7 H2O और Cr2O7-2 प्लस 14 H प्लस। पहले तो चार्ज देखो कैसे है। चार्ज ऐसे देखते हैं कि कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया +6, इसको ऊपर चार्ज लिखा ही नहीं हुआ, ये हो गया 0, तो ये हो गया +6। अब यहाँ देखो इसके कोफिशिएंट को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसके कोफिशिएंट को जो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +14, यह आ गया +12। तो ये +6 और ये +12।
अब इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से चार्ज हमने करना है बैलेंस, ज़ीरो नहीं करना, लेफ़्ट और राइट का चार्ज इक्वल करना है। अब देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कहीं लिखेंगे तो चार्ज कम होगा, इधर अगर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये तो कम हो जाएगा, 12 तक तो नहीं पहुंचेगा कम होके, ये तो ज़्यादा होके कम 12 तक पहुंच सकता था ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर लिखने हैं, आप ये ज़हन में रखें कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ लिखेंगे तो चार्ज कम होना है, तो इसलिए जिधर चार्ज ज़्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करते हैं। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो इधर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो -6 हो जाएगा, तो वो भी +6, फिर चार्ज जो है ना +12 और -6, तो ये भी +6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं हमने, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और राइट साइड पे ऐड करने हैं। और क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करने हैं, जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज कम होता है। तो जिधर चार्ज ज़्यादा है ना उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कि दूसरी साइड के इक्वल हो जाए। तो 53, और इसका आंसर फिर हो गया हमारे पास जो है चार्ली हो गया ना। तो 53 है कि पॉलीमराइजेशन करते हैं इथीन की, पॉलीथीन बनाते हैं, कंडीशन पूछ ली है यार, तो जो कंडीशंस हैं वो चार्ली है। तो इसमें जब हम ये ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम ऐड करते हैं और साथ में इसके TiCl4 है, तो ये हो गया 54। 54 में होता है एल्काइंस को आइडेंटिफाई करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यार ये यूज़ होते हैं इथाइन के लिए टेस्ट के तौर पे, या जितनी भी 1 एल्काइंस हैं, यानी जिनमें एल्काइन का नेम लें तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आए, 1 ब्यूटाइन 1 पेंटाइन ऐसे, तो जितनी भी 1 एल्काइन है उनका ये टेस्ट होता है और इथाइन का भी। सो ये चार्ली हो जाएगा। और जनाब 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो कौन है जिसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन है। तो इसमें यानी बेंजीन की 2 हाइड्रोजन कम हुई हैं, तो ये फिर जो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन का मतलब है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, अगर बेंजीन पे 2CH3 ग्रुप लगे हुए इसे बोलते हैं ज़ाइलीन, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है 56। तो इसमें बाकी सब में एक एक ग्रुप है, फिनोल में बेंजीन पे OH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड में बेंजीन पे COOH ग्रुप है, और बेंजल्डिहाइड में बेंजीन पे CHO ग्रुप है। 56 है जी, कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब है नॉन एरोमेटिक। जब बोलते हैं ना एलिफेटिक, तो एलिफेटिक का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक। और कहते एक नहीं है, तो कौन नहीं है, थायोफीन। ये जो थायोफीन है ना, ये एरोमेटिक है नेचर के अंदर। ये जो सारे मालिक्यूल हैं, जैसे थायोफीन है, जैसे ये फ्यूरॉन है, जैसे ये पायरोल है, ये सब, और ये जैसे पायरिडीन है, ये जो 4 है ना हमारे सिलेबस में, याद रखिएगा ये सब एरोमेटिक हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सारे जो है ना वो एलिफेटिक है यानी नॉन एरोमेटिक हैं, तो बाकी सारे एथानॉल, नाइट्रोमीथेन, एथानल जो हैं ये नॉन एरोमेटिक थे। एक ही इसमें एरोमेटिक है और वही हमने बताना था, वो थायोफीन थी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए चीज़ों को काबिल फ़हम और मज़ीद आसान बनाएं। आप कामयाब हो के आएँ, खुश व खुर्रम रहें। थैंक यू वेरी मच।